So this topic friction इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन का सिंपल मीनिंग होता है कि जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, है ना। सो देयर आर सरफेसेस इन कांटेक्ट। जब कोई भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं बेटे, तो उनके बीच में फ्रिक्शन अप्लाई होता है जो अपोज करता है। किसको अपोज करता है? अपोजेस द रिलेटिव मोशन। दोनों के बीच में जो भी मोशन को हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो भी मोशन हो रहा है उसको अपोज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये एक मास है, इसको रखा गया जमीन के ऊपर, तो जमीन इसको आगे बढ़ने नहीं देगी। आपने इसको छोटा सा फोर्स दिया, वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, तो ये डब्बा आगे नहीं जाएगा आसानी से, क्योंकि जमीन ने उसको रोक के रखा है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो दो सरफेसेस हैं, तो अगर इसको जरा मैग्नीफाई करके अगर देखा जाए, तो ये सरफेस में बहुत सारे इरेगुलरिटीज होती है। इरेगुलर सरफेस है, पूरा स्मूथ नहीं है। कैसा सरफेस है? इरेगुलर सरफेस। इसी का मतलब होता है रफ सरफेस। ये रफ सरफेस होता है ना। स्मूथ नहीं होता, रफ सरफेस है। पूरा पूरा स्ट्रेट स्मूथ नहीं है, इसमें थोड़ा सा इरेगुलरिटीज होती है। तो जमीन में भी इरेगुलरिटीज होंगे, तो एक दूसरे के अंदर ऐसे फंस जाते हैं, है ना। तो जमीन की भी इरेगुलरिटीज और इसकी भी इरेगुलरिटीज एक दूसरे के अंदर फंस जाएंगे। उसके कारण क्या तैयार होगा? फ्रिक्शन। तो एक दूसरे के ऊपर चल नहीं पाएंगे आसानी से। इस अपोजिंग फोर्स को क्या कहते हैं हम? फ्रिक्शन। वेरी सिंपल। राइट डाउन द डेफिनेशन एवरीवन। What is the definition of friction? So write down the opposing force. The opposing force between, किसके अंदर? कौन से दो के अंदर? Between the two surfaces in contact. Between the two surfaces in contact which opposes the relative motion, which opposes the relative motion between them is called as friction. Simple. फास्ट लिखो, मेक इट फास्ट। इसका नाम है फ्रिक्शन। इसको कहा जाता है फ्रिक्शन। वेरी गुड। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस टफ लेवल के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसके टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और टफ इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्सिटीज है। अब ये लगने को बहुत आसान लगता है, ठीक है, और आसान है भी एक्चुअली। जो लोग अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे उनके लिए आसान बन जाएगा। फ्रिक्शन आपके लिए आसान बना दूंगा मैं पूरा, अगर आप ध्यान देकर पढ़ोगे तो फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है बेटे। लिख लिया आपने डेफिनेशन? फ्रिक्शन हाँ सर। हाँ सर। प्रकार का होता है। फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स।
तो फ्रिक्शन के जो दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक होता है बेटे स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी को डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास डब्बा है, ऑलराइट, इस डब्बे को आपने जमीन के ऊपर रख दिया, ठीक है, और आपने इसको कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया। इस फोर्स की वजह से ये डब्बा जगह से हिला नहीं, ये डब्बा जगह से हिला ही नहीं। द बॉक्स इज एट रेस्ट even after external force, बाहर से हमने फोर्स F को अप्लाई कर दिया है, is applied। तो ये अप्लाई करने के बाद भी ये जगह का हिला नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको रोक के रखा है। किसने रोक के रखा है बोलो? हैंस, फ्रिक्शन ने। जी हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉक्स, एक्ट्स ऑन द बॉक्स। बॉक्स को स्टैटिक फ्रिक्शन ने पकड़कर एक जगह पर रख दिया, ऐसे फोर्स को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। आसान है ना बेटे? कितना आसान है। सो जब बॉक्स इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, when the box is at rest with respect to ground, we say that it is static friction। इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन जब होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आपने धरती माता के ऊपर रखा है और इसको हमने कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, बाहर से हमने फोर्स अप्लाई कर दिया और ये आगे चल रहा है। लेकिन ये आगे चलते चलते जमीन के साथ तो इसका फ्रिक्शन होगा ना, जमीन के साथ वो घिसेगा और वो घिसने के कारण पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स इसको पीछे खींचेगा। यहां पर भी पीछे खींच रहा है, यहां पर भी पीछे ही खींच रहा है, लेकिन इसमें डब्बा आगे जा रहा है ना। When the box is in motion, ऐसे फ्रिक्शन को कहा जाता है कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल। सो सर काइनेटिक फ्रिक्शन को ही डायनेमिक बोलते हैं क्या? हाँ, तो ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या है? द बॉक्स हैज relative motion with respect to ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉक्स आगे बढ़ रहा है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉक्स आगे बढ़ रहा है। इसी को काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन कहा जाता है। बड़ी आसान सी बात है यार। with respect to ground, such a friction is called as kinetic friction। so hence मैं लिख रहा हूं kinetic friction acts on the box। क्या ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए सब लोग? ठीक है, यस सर। क्लियर, गुड। अब एक एक को पकड़कर डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन आखिर क्या होता है और काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन आखिर क्या होता है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले लिख लिया आपने? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। स्पीड फास्ट रखो लिखने का। फ्रिक्शन के दो टाइप को हमने देखा यहाँ पर। फ्रिक्शन का पहला टाइप हमने देखा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि जब बॉक्स और ग्राउंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है।
है ना। तो ऐसे केस में भले ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा हो, लेकिन बॉक्स आगे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पीछे की तरफ उसको लग रहा है, वो है फ्रिक्शन का, और इसीलिए बॉक्स इज एट रेस्ट एंड देयरफॉर सच अ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। दूसरे केस में बेटे बॉक्स आगे बढ़ रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, है ना, बॉक्स इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन एंड देयरफॉर मोशन हो रहा है, और मोशन होते होते ग्राउंड उसको पीछे की तरफ धक्का भी तो लगा रहा है। ग्राउंड उसको रोकने का ट्राई तो करेगा ही करेगा ना, एक दूसरे पे ये घिसेंगे ना, घिसे जाएंगे सरफेस एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो इस तरह काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर एक्ट हो रहा है बॉक्स के ऊपर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है क्या? ये प्रश्न है। जब बॉक्स एक जगह पर रखा हुआ है तब जितना फोर्स लग रहा है, क्या वो फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के फोर्स से अलग है कि सेम है? क्या लगता है आपको? सर दोनों भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, फिर अलग भी हो सकता है। कैसे? सर अगर फ्रिक्शन ये वाले स्टैटिक केस में अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो और ये फोर्स सेम दोनों में हो, और फ्रिक्शन यहाँ ज्यादा और वहां कम हो, तो इसलिए फिर मोशन हो सकता है ऐसे, और फ्रिक्शन से मतलब फ्रिक्शन का कम ज्यादा होने की वजह से हो सकता है सर। ठीक है, ठीक सर है। अलग है शायद। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होता है, दोनों फोर्सेस अलग होंगे। हाँ अपूर्वा, सही बात है अपूर्वा, डिफरेंट होंगे। सर अपूर्व सर। नहीं, there is a girl whose name is Apurva, so I'm replying to her because she replied to me. सर बट आई रिप्लाइड। No, but she also replied in a chat. हाँ ओके सर। Why do you have a सॉरी सर। monopoly over your name? Anyway, चलो आगे बढ़ते बच्चों। So let's move ahead. अब देखते हैं, let us study first about static friction. तो क्या आप तैयार है static friction पढ़ने के लिए? Yes, sir. Okay, let's Yes, sir. start static friction. हाँ सर। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं। इसके ऊपर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना। ये अपना बॉक्स था, धरती माता के ऊपर रखा है। इसको सबसे पहले हमने फोर्स लगाया F1। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर F1 फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ये बॉक्स जगह पर ही है। F1 लगाने के बाद भी बॉक्स जगह का हिला नहीं। F1 लगाया, बॉक्स इज एट रेस्ट, बॉक्स रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या है बोलो? इसका मतलब ये कि इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर F वापस लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। कितना होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? तो यहां पर मैं इसको एक बॉक्स बना दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर एक बॉक्स ही बना देते हैं हम, और इस बॉक्स से समझते हैं। ये दो ऐसे कॉलम्स बना रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान दो। ये है आपका एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और यहां पर होगा
फ्रिक्शन, ठीक है। सो इस केस में जब हमने इसको देखा था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम बोल रहे हैं एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ की बात चल रही है यहां पर, ठीक है। अब ध्यान दो सब लोग, जब F1 फोर्स अप्लाई कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना जनरेट होगा? न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, क्या मैं कह सकता हूं कि F1 को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां पर लगेगा? यस, है ना? यस। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहां पर जनरेट होगा, कितना जनरेट होगा? F इक्वल्स टू बनेगा F1। क्या ये समझा? अब अगर आप इस फोर्स को हल्का सा बढ़ा देंगे, हल्का सा बढ़ा दो, F2 बना दो फोर्स को, फिर भी बॉक्स रेस्ट पे है। जब आपने F2 अप्लाई कर दिया, इस टाइम पे भी बॉक्स इज एट रेस्ट, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा फोर्स नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाया। F2 जब फोर्स अप्लाई कर दिया तो बॉक्स रेस्ट पे है। इसका मतलब न्यूटन लॉ के अनुसार, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट होगा, और ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो जनरेट होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बदल गया इस केस में, वो बन गया F2। क्या ये समझा? क्लियर? इसी तरह अगर हमने और फोर्स को बढ़ाया और अब हमने F3 फोर्स अप्लाई कर दिया, हल्का सा बढ़ा दिया F3 फोर्स, फिर भी बहुत जगह का हिला नहीं, रेस्ट का रेस्ट पे ही है, तो इसका मतलब फिर से आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया, F3 हो गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है एक इंपॉर्टेंट चीज कि स्टैटिक फ्रिक्शन is वेरिएबल। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। बाहर से आप जितना दो उतना ही वो प्रोड्यूस करके पीछे की तरफ लगाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल। दूसरा चीज सेल्फ एडजस्टेबल, ये सेल्फ एडजस्टेबल है, ठीक है। ये खुद को एडजस्ट करता है, ये खुद को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे उसने अपोजिट दिशा में अपना फोर्स लगाना चालू कर दिया। F1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था F1, जब F2 लगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज्ड। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? F2। बाद में F3 फोर्स अप्लाई कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने खुद को बढ़ा लिया अपने आप, कितना बन गया? F3। तो क्या ऐसे करते 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 जब हम फोर्स को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंफिनिटी तक बढ़ता जाएगा? तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Yes, sir. इंफिनिटी तक बढ़ता जाएगा? नहीं जी, हाँ, नहीं सर। जी, नहीं जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंफिनिटी तक नहीं बढ़ेगा। ये पूछ रही है सर स्टैटिक फोर्स के रियल लाइफ में एग्जांपल बताओ ना, तो ये रियल लाइफ का ही तो एग्जांपल है। ये बॉक्स है बेटा जो जमीन पे रखा है, ये ग्राउंड है ना। आपके रियल लाइफ में ग्राउंड होता है क्या? होता है। रियल लाइफ में बॉक्स होता है क्या? होता है ना। तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंफिनिटी तक नहीं बढ़ता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंफिनिटी तक नहीं बढ़ता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दोगे, F4 फोर्स आपने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, जो बहुत बड़ा फोर्स है, इस फोर्स के कारण जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका लिमिट है। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है प्यारे बच्चों, उसका लिमिट होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंफिनिटी तक नहीं बढ़ सकता, उसका एक लिमिट है, उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा जहां तक वो बढ़ सकता है, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता।
उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। ज्यादा से ज्यादा कितना अपोज कर सकता है, तो वो उसका एक लिमिट है, कितना कर करके कितना अपोज करेगा। एक ना एक ऐसा फोर्स आएगा F4 जिसके लिए बॉक्स हल्का सा आगे चलने लगेगा। Box will attain some velocity in a forward direction. That opposing force, which is maximum, that is called as maximum force of friction. तो F4 के लिए the box just move, एकदम just move करने ही लगा। जस्ट मूव कब करेगा, जब अब उसका लिमिट खत्म हो गया। अब वो बोलेगा चलो यार मैं इतना ही फोर्स अप्लाई करा सकता हूं अपोजिट में, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। इसको कहा जाता है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। F max विल बी इक्वल्स टू F4 के बराबर हो जाएगा। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की, यहां पर लिख रहा हूं, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F max is called as limiting friction। इसको कहा जाता है सर वो मेरे मूव बच्चों, कर रहा है तो F max लेस देन होगा ना सर F4 के? इसको FL से डिनोट किया जाता है। हाँ बोलो। सर अगर वो मूव कर रहा है तो F max लेस देन होगा ना सर F4 के? जस्ट इक्वल हो जाएंगे, जस्ट इक्वल, जस्ट इक्वल हो जाएंगे, एकदम जस्ट इक्वल हो जाएंगे। इतना फोर्स जस्ट मूव करने को तैयार है अभी। इससे ज्यादा अगर मैं फोर्स थोड़ा सा भी अप्लाई कर देता हूं F4 से थोड़ा सा भी ज्यादा, तो बॉक्स जस्ट मूव करने लग जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी फिर। जी। इसलिए मैंने क्या बोला, जस्ट, जस्ट का मतलब वो बाउंड्री कंडीशन बोल रहा हूं मैं। जस्ट, जस्ट ये जो शब्द यूज किया, जस्ट का मतलब होता है बाउंड्री लाइन, वो बाउंड्री पे है अभी, है ना। तो बाउंड्री के थोड़ा सा अंदर आओ तो अंदर, बाउंड्री से थोड़ा सा टच हो गया तो सिक्सर है, समझे। तो बाउंड्री के थोड़ा पहले आ गया, है ना, तो जितने भी आपने रनिंग करके रन्स निकाले वो मिल जाएंगे। बाउंड्री को टच किया तो 6 रन मिल जाएंगे, समझा। तो इसलिए बाउंड्री कंडीशन। हाँ सर। हाँ ये समझता है सबसे ज्यादा, राइट। थैंक यू सर। दैट मैक्सिमम फोर्स, दैट मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स F4 जिसके लिए अब बॉक्स जस्ट चलने को तैयार हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा अपोज नहीं कर सकता। फ्रिक्शन का लिमिट आ गया, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ गया, उसका एक ज्यादा से ज्यादा लगाने का कैपेसिटी है, उसका कैपेसिटी खत्म हो गया अभी। ऐसे फ्रिक्शन फोर्स को कहा जाता है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। डिनोट करते हैं FL से, F max से कभी कभी करते हैं, या FL से भी कभी कभी करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही है आपका मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है यहां तक सबको? राइट? यस सर। लिख लिया आपने? सर लेकिन फ्रिक्शन मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती सर फ्रिक्शन की, मतलब वो चेंज होता है, जितना फोर्स लगेगा उस हिसाब से वो चेंज होते जाएगा। यस, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। इसलिए तो लिखा हमने, पहला पॉइंट लिखा वही कि फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वो वेरिएबल है, वो बदलते जाता है। किसके साथ बदलते जाता है? जितना भी एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई कर दिया उसके साथ बदलते जाता है। मान लो कि ये बॉक्स ग्राउंड के साथ रखा हुआ है, बॉक्स ग्राउंड पे रखा है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट हो रहा है बोलो? 0। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा तो उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट भी नहीं होगा।
न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह लगता है भाई साहब, और इसीलिए देयर विल बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेटेड। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रिक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स कौन सा है, तो वो होगा एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखना, फ्रिक्शन का एक्शन रिएक्शन वाला पेयर कहां पर है, एक्सटर्नल फोर्स है वो। तो ये आप करके देखो, आप जिस टेबल पे बैठे हो उस टेबल पे किसी भी छोटे चीज को देखो, हल्का सा फोर्स लगाओ, छोटा सा, है ना, आपके फिंगर से, तो वो चीज नहीं हिलेगी क्योंकि बहुत छोटा फोर्स अप्लाई कर दिया। धीरे 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 फोर्स को बढ़ाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बॉडी चलने लग जाएगा। इसका मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर दिया वो फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा है। तो इसलिए मैं अब नेक्स्ट केस लिख रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट केस में क्या होगा, आपने F5 फोर्स लगा दिया, मान लो F5 फोर्स जो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन F4। अब क्या होगा बोलो, F5। हाँ बोलो बोलो बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। सर अब वो वेलोसिटी गेन करेगा। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा कि बॉक्स चलने लगेगा, बॉक्स विल कम इन मोशन, बॉक्स इन मोशन, बॉक्स मोशन में आ जाएगा। ठीक है, और अब जब बॉक्स मोशन में आएगा तो अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन रह जाएगा क्या? नो क्या, सर। क्या वो अब नो स्टैटिक सर। फ्रिक्शन है? नहीं है। नो सर। नो अब सर। अब ये जो कंडीशन बनेगी ये काइनेटिक फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे, तो इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, जो आगे पढ़ेंगे। लेट्स गो अहेड। अब ये देखा गया, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, सो इट इज ऑब्जर्व दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction between the two surfaces। ध्यान दो सब लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, FL की बात कर रहा हूं, ये FL, Fmax या FL की बात कर रहा हूं। ये पीछे वाले जितने भी थे इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, FL की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो दोनों के बीच, उन दो सरफेसेस के बीच में जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पाया गया, FL इक्वल्स टू म्यू इनटू n। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ढूंढा गया। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, म्यू को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बेटे। और इसकी जो वैल्यू होती है अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ द सरफेसेस। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ म्यू depends on
पेयर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनके ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। समझ में आया? ठीक है। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, FL इक्वल्स टू म्यू एन। इसका यूनिट क्या होगा, कौन बोलेगा? इस म्यू का यूनिट कोई बता सकता है? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन? इसको म्यू एस से भी डिनोट करते हैं, हाँ, म्यू या म्यू एस, क्योंकि स्टैटिक के लिए है इसलिए म्यू एस से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, म्यू सफिक्स एस क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है। क्लियर? ठीक है जी, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। सर वो ऑब्जर्वेशन एक बार आप पर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो सर? ये देखा गया कि जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है FL, FL मतलब क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है का मतलब क्या? जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ऐसे है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है आपका, ये बॉक्स पहले रखा था तो इसको F4 इतने एक्सटर्नल फोर्स के लिए FL मिल गया, तो FL इक्वल्स टू F4 हुआ। अगर एक काम कर दो, इस बॉक्स को ऊपर से दबा दो। प्यारे बच्चों, बॉक्स को ऊपर से हाथ से दबा दो, नीचे पक्का जमीन से दबा दो, तो क्या फ्रिक्शन बढ़ जाएगा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा भाई। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा ना। आप जितने जोर से दबाओगे जमीन भी आपको उतनी ही जोर से दबाएगी, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन, हाँ सर। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा और इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। ये बात समझे? यस। तो इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और इसीलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस बोलो या सिर्फ म्यू भी बोलो तो भी चलता है। और इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द पेयर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पेयर ऑफ सरफेसेस पे ये डिपेंड करेगा। मतलब अगर कोई बॉक्स है, जो बॉक्स हमने यहां पर कंसिडर किया है बेटे, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स अगर वुड का बना है, मान लो फॉर एग्जांपल, किसका बना है? किसका बना है? वुडन ब्लॉक। वुड का। वुडन बॉक्स है, तो क्या इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स रहेगा क्या? इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स रहेगा कि अलग अलग रहेगा? हाँ बोलो। ये वुड का बना हुआ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स्ड है या अलग अलग है? तो ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है कि आपने इस बॉक्स को कहां पर रखा है, किसके कांटेक्ट में है, इसके ऊपर फ्रिक्शन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको आपने मिट्टी पे रख दिया, आपने इसको मिट्टी पे रख दिया, हाँ माधवी सही है तेरा आंसर, तो मिट्टी पे रख दिया तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट अलग होगा। इसको किसी कंक्रीट के ब्लॉक पे रख दिया तो अलग फ्रिक्शन बनेगा, अगर किसी फर्श पर रख दिया तो अलग होगा, किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर रख दिया तो अलग होगा। इसका मतलब द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन
पेयर ऑफ द सरफेसेस, इसलिए हमने लिखा, क्या लिखा, पेयर ऑफ द सरफेसेस। इसका मतलब सबके समझ में आया क्या, पेयर क्यों लिखा हमने, ये समझ में आया अभी? हाँ सर। हाँ, तो पेयर ऑफ यस द सरफेसेस हमने क्यों लिखा, क्योंकि पेयर का मतलब होता है आप किसके कांटेक्ट में उसको रख रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप किसके कांटेक्ट में इसको रख रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, ये समझ में आया जी सबके? Sir, we have only 2 minutes now.